नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आपका स्वागत है। मैं हुबेदार यादव। आइए आज हम बात करते हैं टीजीटी कला के बारे में, जिसमें नायिका छवि देख रहे हैं। नायिका छवि के बारे में बहुत ही पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में आया है। आइए हम देखते हैं टीजीटी में। हमें टीजीटी कला के विषय में हमेशा नायिका छवि के बारे में पूछा जाता है। आइए हम बात करते हैं नायिका छवि की। नायिका छवि है क्या? नायिका छवि सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही नारी के माध्यम से की गई है। नायिका छवि की सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही नारी की छवि से ही की गई, नारी के माध्यम से की गई है। सौंदर्य दर्शन ही कला का उद्देश्य होता है। सौंदर्य दर्शन जो है वही कला का मूल उद्देश्य होता है। इसमें जो है काव्य, नाटक और काव्य शास्त्र से इन्हीं अवस्थाओं को, मनोदशाओं तथा स्वभाव का बड़ा ही सहज वर्णन किया गया है, जो नारी के इस अध्ययन को न्यायिक भेद कहा जाता है। नारी के इसी अध्ययन को नायिका का भेद भी कहा जाता है। नायिका के भेद पर संस्कृत आचार्यों के बाद कला मनीषी, हिंदी के कवि सब नायिका के ही छवि का वर्णन करते हैं। और संस्कृत आचार्य के बाद जैसे हिंदी के साहित्य में केशव, देव, बिहारी, मतरियाम आदि कवियों एवं आचार्यों ने अपनी लेखनी चलाई है। नायिका के छवि के अंतर्गत ही करते हैं ये सब। इसके बाद इन्हीं काव्यों में राजस्थान की, यानी जिसको राजस्थानी पहाड़ी कला, तुलकियाओं एवं उनके मनोदशाओं में नायिका का यौवन जो है भरा है। राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्रों में विषय वस्तु की पूर्ण विविधता है। राजस्थानी कला हो या पहाड़ी कला हो, इसमें नायिका का बहुत ही रोचक वर्णन किया जाता है। और इन्हीं के चित्रों में विषय वस्तु की पूर्ण विविधता है। लेकिन कृष्णलीला नामक नायिका, कौन? कृष्णलीला नामक नायिका संबंधी चित्रों को राजपूत कलम को मृदुता प्रदान की गई है। राधा कृष्ण के इस चित्रित रूप में लौकिक परकीय का स्वरूप नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा के मिलन की प्रतीकात्मक रूप की छवि है। जयदेव कृत गीत गोविंद, बिहारी की सतसई व केशव की रसिक प्रिया जैसे संपूर्ण कला को चित्रित किया गया है। जयदेव जो है अपने गीत गोविंद में, बिहारी जो है अपने सतसई में, केशव की रसिक प्रिया जैसे संपूर्ण कला को चित्रित किया है। प्रारंभ में जब शुरुआत होता है, प्रारंभ में अंग प्रत्यंगों के आधार पर स्त्रियों के विभिन्न चित्रों को चित्रित किया गया है। जैसे इसमें पद्मिनी हुई, चित्रणी हुई, शंखनी हुई, हस्तनी हुई। ये स्त्री के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पद्मिनी, शंखनी, हस्तनी, ये 4 भेद होते हैं। कामसूत्र के वैवाहिक कन्या, जो कामसूत्र में वैवाहिक कन्या, पारदारिक तथा वैश्विक प्रकरणों में नायिकाओं को भेद का सविस्तार वर्णन किया गया है। वात्सायन कामसूत्र के अनुसार नायिका के 3 भेद किए गए हैं। वात्सायन के कामसूत्र के अनुसार नायिका के कितने भेद किए गए हैं? 3, जिसमें पहला है स्वकीय। क्या है? स्वकीय। दूसरा है परकीय। तीसरा है साधारणी। वात्सायन के कामसूत्र के अनुसार नायिका के 3 भेद किए गए हैं: स्वकीय, परकीय, साधारणी। अब आइए हम बताते हैं स्वकीय नारी कौन सी है। स्वकीय नायिका का भेद। स्वकीय नायिका किसे कहते हैं? आइए हम बात करते हैं स्वकीय की। स्वकीय नायक की पत्नी होती है। स्वकीय जो है, स्वकीय माने जो नायक की स्वयं की पत्नी हो। अतः सामाजिक संकोच इसमें नहीं होता है। इसमें जो है समाज का संकोच जो नहीं करती है। और श्रृंगार काम शास्त्रों में स्वकीय नायिका का स्थान है।
श्रृंगार कामसूत्रों में स्वकीय नायिका का स्थान है, वही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसे ज्येष्ठ नायिका भी कहा गया है। स्वकीय को ही ज्येष्ठ नायिका कहा गया है। स्वकीय में निम्नलिखित रूप मिलते हैं। स्वकीय में निम्न रूप मिलते हैं, जैसे मुग्धा। कौन है? मुग्धा। अब आइए बताते हैं मुग्धा क्या है। मुग्धा नायिका जिसमें यौवन का प्रथमोद्रेक हुआ हो, यौवन का प्रथमोद्रेक हुआ हो, वो है मुग्धा। जो लज्जा का स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, इसमें विभिन्न अवस्थाएं हैं, अज्ञात यौवन और ज्ञात यौवन, अज्ञात यौवन और ज्ञात यौवन। और इसी में नवोढ़ा है। नवोढ़ा का अर्थ होता है नवविवाहिता। नवोढ़ा का अर्थ होता है नवविवाहिता। नवविवाहिता माने विश्रब्ध नवोढ़ा, जो पति स्वभाव से परिचित होती है। विश्रब्ध नवोढ़ा जो पति स्वभाव से परिचित होती है, उसे नवोढ़ा नायिका कहते हैं। स्वकीय, परकीय और साधारणी, तीन नायिका हमने बताया था। स्वकीय, दूसरी है परकीय, तीसरी है साधारणी। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, स्वकीय, परकीय, साधारणी, तीन नायिकाएं होती हैं। अब स्वकीय में अब दूसरी है मध्या। अब मध्या किसे कहते हैं? पति सुख की अभिलाषी। किसकी अभिलाषी? जो पति सुख की अभिलाषी हो। नायक को परकीय, नायक में परकीय प्रेम की गंध पाकर यह माननीय रूप धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? माननीय रूप धारण कर लेती है। फिर अपनी सखी या दूती से मेल कराती है। बिहारी ने इसे इस प्रकार चरितार्थ किया है। पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आज मिले सुभली करी, भले बने हौ लाल। किसने कहा है? बिहारी ने इसे कहा है। पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आज मिले सुभली करी, भले बने हौ लाल। इसकी भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती है। धीर्या, अधीर्या, धरा धीर्या, इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती है। कौन कौन? धीर्या, नंबर 2 अधीर्या, इसके बाद धरा धीर्या, धरा धीर्या। इसके नाम से ही आप लोग परिचित हो गए, धीर्या, अधीर्या और धरा धीर्या। अब आइए हम बात करते हैं, ये तीन हो गई। धीर्या, मध्या में धीर्या, अधीर्या, धरा धीर्या। फिर अब आइए चलते हैं मध्या के बाद प्रौढ़ा। प्रौढ़ा में प्रौढ़ा किसे कहते हैं? यह अनुभवी व खुली होती है। ऐसी प्रौढ़ा नायिका जो होती है, ये अनुभवी होती है और खुली होती है। पति के परकीय रमण पर, पति के परकीय रमण पर उसे लताड़ देती है। माननी प्रौढ़ा में यह अनुभवी और खुली होती है। पति के परकीय रमण पर उसे लताड़ देती है। वह माननी बनकर चुप नहीं बैठती है। इसका मतलब यह अनुभवी होती है। प्रौढ़ा, प्रौढ़ा का मतलब एकदम खुली हुई ना, अनुभवी, पूरा अनुभव उसको होता है, खुली हुई होती है। पति की परकीय, पति कहीं जाता है अपने भ्रमण या रमण पर, उसे वह लताड़ देती है और माननी बनकर चुप नहीं बैठती है। अब आइए नंबर 2 पर चलते हैं हम, परकीय। इसके कामोत्तेजना, इसमें जो है कामोत्तेजना अधिक होती है।
परकीय में क्या होता है, इसमें कामोत्तेजना अधिक होता है, लेकिन इसे लोक का संकोच और सामाजिक का भी भय नहीं होता है। इसमें कामोत्तेजना अधिक होती है, लेकिन इनमें लोक का संकोच व सामाजिक भय भी नहीं होता है। साधारणतः इसे कनिष्ठा भी कहा जाता है। इसी परकीय नारी को कनिष्ठा भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। कौन? नंबर 1 है कन्या, जो अविवाहिता होती है। क्या है? अविवाहिता होती है। नंबर 2 है प्रौढ़ा, जो विवाहिता होती है। इसमें प्रेम में तीव्रता, रति कुशलता और आकर्षण अधिक होता है। इसकी निम्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे गुप्ता। इसमें निम्न अवस्थाएं होती है, जैसे गुप्ता। गुप्ता में भाव गोपन व सूरत प्रेम। गोपान, यह नायिका अपने प्रेम भाव को सखियों पर प्रकट नहीं होने देती है। गुप्त माने गोपनीयता बरतती है। इस प्रकार की गुप्ता नायिका जो है वह अपने सखियों पर प्रेम भाव का प्रकट नहीं होने देती है। इसी में कहा गया है, प्रेम भाव करे बरन डरावने, कत आवत यही गेह, केवा लखी सखी लखे लगे थर थरी देह। अब आइए हम बात करते हैं इसका एक दूसरा नंबर है विदिग्धा। कौन है? विदिग्धा। विदिग्धा व क्रिया विदिग्धा, यह प्रेम के निर्वाह में पटु होती है। प्रेम विदिग्धा नायिका जो है प्रेम निर्वाह में पटु होती है। उसके आंतरिक प्रेमोद्रेक को केवल नायक ही समझ पाता है। और एक इसी में होती है ललिता, यह प्रेम व्यापार को नहीं छिपाती। जो ललिता नायिका होती है यह अपने प्रेम व्यापार को नहीं छिपाती है। फिर दूसरी है कुलटा। कुलटा वह नायिका है जो किसी निश्चित नायक की अपेक्षा न करके किसी से भी प्रेम करने लगती है। कुलटा का अर्थ होता है, जो कुलटा नायिका होती है वह किसी निश्चित नायक की अपेक्षा न करके किसी से भी प्रेम करने लगती है। अब इसी में है एक अनुसूयना। अनुसूयना नायिका वह होती है जो प्रीतम गमन हो सकने पर, प्रीतम गमन के न हो सकने पर, अपने प्रीतम गमन के न हो सकने पर पश्चाताप करती है। जो अपने प्रीतम को गमन न हो सकने पर पश्चाताप करती है। इसी में है एक मुदिता। मुदिता नायिका वह नायिका होती है जो सहवास सुख की संभावना से प्रसन्नता प्राप्त करती है। मुदिता नायिका वह होती है जो अपने सहवास सुख की संभावना से प्रसन्नता प्राप्त करती है। आइए हम बात करते हैं तीसरी नायिका, साधारणी। क्या? किसकी? साधारणी नायिका। साधारणी नायिका क्या होती है? तीसरे नंबर की साधारणी नायिका जो टीजीटी पीजीटी के कला में हमेशा पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। माने एक प्रश्न तो आना ही है इसमें से, एक प्रश्न इस नायिका के छवि में से आना ही आना है, पक्का है। तो आइए हम साधारणी तीसरे नंबर की नायिका की बात करते हैं। साधारणी नायिका क्या होती है, कैसे होती है? इस नायिका के साथ प्रेम संबंध क्षणिक होते हैं। साधारणी नायिका में प्रेम संबंध जो है क्षणिक होता है। साधारणी नायिका में प्रेम संबंध क्षणिक होता है। वह साधारणी नायिका जो है वह लोक लज्जा का बंधन नहीं होता है। साधारणी नायिका में इसमें लोक लज्जा का बंधन नहीं होता है। यह अपने लोक लज्जा को त्याग देती है। इस नायिका में किसी भी प्रकार का लोक लज्जा का बंधन ही नहीं होता है और उसे साधारणी या वेश्या कहते हैं। इस प्रकार की नायिका को साधारणी या वेश्या कहते हैं। इसे परित्यक्त्या भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परित्यक्त्या। इस प्रकार की नायिका को साधारणी नायिका होती है, इसे परित्यक्त्या नायिका का भी दर्जा दिया गया है। अतः काव्य मनीषियों ने स्वकीय व परकीय प्रेम को अपना केंद्र बिंदु माना है। काव्य मनीषियों ने, जो कवि हुए या कवि जैसे हैं मतरियाम,
कबीर आदि शब्द जो कवियों हैं इस स्वकीय और परकीय नायिका को अपना केंद्र बिंदु माना है। अवस्था भेद के अनुसार नायिकाओं का निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है। अवस्था भेद के अनुसार नायिकाओं का निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे पहला है स्वाधीन पतिका। क्या है? स्वाधीन पतिका। अब आइए देखते हैं इसमें स्वाधीन पतिका नायिका क्या है, ये क्या होती है। स्वाधीन पतिका वह नायिका होती है जो सहृदय विश्वसनीयता, अपने हृदय से उसका जो विश्वास होता है और अपने पति प्रेम पाने वाली स्वाधीन पतिका नारी जो होती है वह सहृदय व विश्वसनीय तथा पति का प्रेम पाने वाली होती है। स्वाधीन पतिका, यह नायिका स्वाधीन पतिका होती है। अब दूसरी है वासक सज्जा। क्या है? वासक सज्जा। दूसरी नारी क्या है? वासक सज्जा। वासक सज्जा वह नारी होती है, वह नायिका होती है जो द्वार के बाहर में नायक की प्रतीक्षा में, द्वार के बाहर नायक की प्रतीक्षा में अपने हृदय में सहवास गमन की तीव्रता लिए हुए वह जो है वासक सज्जा होती है। अब तीसरी है खंडित्या। कौन है? खंडित्या। खंडित्या नायिका वह नायिका होती है, खंडिता नायिका वह नायिका होती है जो परकीय गमन के चिन्ह, जो नायिका परकीय गमन के चिन्ह नायक में पाकर क्षुब्ध नायिका, परकीय गमन के चिन्ह नायक में पाकर वह क्षुब्ध होती है या क्रोधित होती है। अब आगे चलते हैं, इसी में है बृहत् कंठिता। कौन है? बृहत् कंठिता नायिका। बृहत् कंठिता नायिका वह नायिका होती है जिसमें प्रीतम की प्रतीक्षा में, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में प्रायः चित्रों में पत्र पुष्पों पर, यह जो है चित्रकार इसको जो है प्रतीक्षा में पत्र पुष्पों पर खड़ी दर्शाया है। खड़ी माने पत्र पुष्पों पर खड़ी बनाकर दर्शाया है। इसे उत्का नायिका भी कहा जाता है। इस नायिका को उत्का नायिका भी कहा जाता है। बृहत् कंठिता नायिका को उत्का नायिका भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं, उसी में है विप्रलब्धा। कौन है? विप्रलब्धा। विप्रलब्धा नायिका कैसी होती है? आइए हम बात करते हैं। विप्रलब्धा नायिका वह नायिका होती है जो प्रीतम के, अपने प्रीतम के न आने पर, विप्रलब्धा नायिका वह होती है जो अपने प्रीतम के न आने पर व्याकुलता से ग्रस्त, जबकि उनके आगमन की निश्चितता थी, उसके प्रीतम के आगमन की निश्चित था समय, और किसी कारणवश न आने पर वह व्याकुल हो जाती है। यह हुई विप्रलब्धा। अब आइए आगे चलते हैं, प्रेषित पथिका नायिका। प्रेषित पथिका नायिका कौन सी होती है? प्रेषित पथिका नायिका वह नायिका होती है जो अपने प्रीतम के प्रवास गमन से दग्ध होती है, अपने प्रीतम के प्रवास गमन से दग्ध। फिर है आगे अभिसारिका। अभिसारिका नायिका कौन सी होती है? प्रीतम मिलन अभिसार हेतु, प्रीतम मिलन अभिसार हेतु बाहर निकलने वाली नायिका वह अभिसारिका नायिका होती है। कौन होती है? अभिसारिका नायिका जो अपने प्रीतम मिलन के अभिसार हेतु बाहर निकलने वाली, बाहर मिलने के लिए जाती है, वह अभिसारिका नायिका होती है। इसी में है एक कलाहांतरित नायिका। कलाहांतरित नायिका नायक के द्वंद्व के कारण प्रायश्चित करने वाली ऐसी नायिका प्रेम भावना के समादार न होने से होता है। इसे अभिसंधिता नायिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसंधिता नायिका भी कहा जाता है। दशा के भेद के आधार पर इस नायिका में दशा के भेद के आधार पर रसमंजरी के चर्चित, निम्नलिखित भेद किए गए हैं। रसमंजरी के चर्चित निम्नलिखित भेद किए गए हैं। पहला है रसमंजरी। रसमंजरी के चर्चित निम्नलिखित भेद किए गए हैं। पहला है रसमंजरी। रसमंजरी के चर्चित निम्नलिखित भेद किए गए हैं।
अन्य संभोग दुखत्या, जिसमें पहला है अन्य संभोग दुखत्या, दूसरा है गर्वित्या। गर्वित्या का अर्थ माने जो प्रेम गुण व रूप के कारण से, गर्वित्या का मतलब प्रेम गुण व रूप के कारण से। तीसरी है माननी। माननी नायिका वह होती है परकीय प्रेम के कारण नायिका का रुष्ट होकर बैठ जाना। माननी का अर्थ होता है परकीय प्रेम के कारण, माने उसका नायक जो है दूसरी नायिका से प्रेम करता है और वह नायिका जो है उससे रुष्ट होकर बैठ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वियोग श्रृंगार के ही विशेष महत्व दिया गया है। यह दो प्रकार का होता है, अयोग और वियोग। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जैसा हमने पहले बताया कि नायिका कितने प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। कौन कौन? पहला है स्वकीय, दूसरी परकीय, तीसरी साधारणी। कौन? स्वकीय, परकीय और साधारणी। इसी में हम आगे बात कर रहे थे। हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं अयोग और विप्रयोग की। अब अयोग किसे कहते हैं? अयोग नायिका। अयोग नायिका में इसमें नायक नायिका के परस्पर मिलन का अभाव होता है। अयोग नायिका में, अयोग में जो है उसमें नायक जो है नायिका के परस्पर मिलन का अभाव होता है। और विप्रयोग में, विप्रयोग में यह समागम होने वाला बिछोह है। विप्रयोग माने यह समागम होने वाला क्या है? बिछोह है। अतः इसी का चित्रण अधिक तीखा बन पड़ा है। वियोग की 4 अवस्थाएं होती हैं। वियोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्था होती है। वियोग में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर है पूर्व राग। नंबर 1 पूर्व राग। पूर्व राग का अर्थ होता है अभिलाष हेतु। क्या है? अभिलाष हेतु। पूर्व राग में जो है जहां नायक नायिका एक दूसरे के दर्शन, नायक नायिका एक दूसरे के दर्शन स्वप्न या चित्र में गुण श्रवण आदि से आकर्षित होते हैं। आदि से उसके गुण श्रवण सुनने में या चित्र में उसके तरफ आकर्षित होते हैं। इसमें वियोग व्यथा चरितार्थ होता है। क्या होता है? उसके वियोग और व्यथा जो है, उसकी व्यथा जो है चरितार्थ, उसमें जो है एकदम मनोभाव नायक का उसके तरफ चरितार्थ हो जाता है। उसके वियोग में एकदम विलुप्त रहता है, क्योंकि अपने प्रियतमा के मिलन के बारे में वही सब सोचता है और अपने प्रिय को प्राप्त करने की फलवती आशा रहती है। इस प्रकार की नायिका जो है अपने प्रीतम को मिलने की पूरी फलवती आशा करती है। अब दूसरी है, इसमें 4 भेद बताए थे ना। अब दूसरी है मान। मान का मतलब मान जो नायिका होती है वह प्रणयमान विरोध कंठिता नायिका होती है। कौन सी होती है? विरोध कंठिता नायिका, जो अपने प्रीतम की मिलन में या प्रीतम के मिलन की आस में एकदम व्याकुल रहती है। इस प्रकार की नायिका विरोध कंठिता होती है। इसमें ईर्ष्या भाव परकीय, इसमें ईर्ष्या का भाव होता है। उसको इस प्रकार की नायिका जो है परकीय गमन के कारण, माने जो उसका नायक दूसरी नायिका के साथ सहवास करने के लिए जाता है और वह नायिका जान जाती है तो अपने नायक के ऊपर वह जो है गुस्से में होती है और ईर्ष्या करती है। यह दृश्य जो है बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है इसमें, और इसका दृश्य जो है बहुत अनुभूत होता है। अब चलते हैं, तीसरा है प्रवास। तीसरी प्रकार की इसमें जो है प्रवास होती है। प्रवास
प्रवास में नायक के प्रवास से दुखित, इस प्रकार की नायिका जो है, नायक किसी दूर स्थान पर जाता है या कहीं देश विदेश चला जाता है, नायक के प्रवास से दुखित, यह भावी, वर्तमान तथा भूत किसी भी काल का प्रवास हो सकता है। अब चौथा है करुण। चौथा क्या है? करुण। चौथे प्रकार की नायिका जो है करुण। करुण में, इसमें नायक नायिका अथवा उनसे कोई एक मरणावस्था को प्राप्त हो जाता है। करुण करुण में इस प्रकार के नायक नायिका में चाहे नायक चाहे नायिका हो, दोनों में से एक कोई जो है मरणावस्था को प्राप्त हो जाता है और सदैव के लिए एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। इसमें जो है नायक या मरणावस्था में होता है या नायिका मरणावस्था में होती है, दोनों में से एक मरणावस्था में होते हैं और दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। दूरी क्या बना लेते हैं? मतलब बिछुड़ जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, वो मरणावस्था में हो जाता है। तो ऐसे में जो है करुण का भाव होता है, उसमें जो है हमेशा हमेशा के लिए वह बिछुड़ता है। केशव की रसिक प्रिया व बिहारी की सतसई जैसे काव्यों को बड़े परिमाण से चित्रित किया गया है। कृष्णाभिसारिका में ताराच्छादित आकाश वातावरण में खामोशी नायिका का नीला दुपट्टा व मन में अभिसार भाव लिए दूती के साथ जाती दिखाई गई है। इस प्रकार के नायिका का अभिसार नायिका होती है, वह जो है नीला दुपट्टा लिए वह गमन में अभिसार भाव के लिए दूती के साथ जाती है, वह चित्र में दिखाई गई है। इसी प्रकार शुक्लाभिसारिका वह चंद्र चांदनी दिखाई गई है। इसी प्रकार शुक्लाभिसारिका में चंद्र चांदनी वह श्वेत वस्त्र में, सफेद वस्त्र में दर्शनीय है। भय, लज्जा, संकोच जैसे भावों को चित्तौरों ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। इस प्रकार जो है नीला दुपट्टा लिए हुए जो केशव अपनी रसिक प्रिया में, बिहारी अपने सतसई में, अपने काव्यों में बड़े ही रोमांचिक ढंग से चित्रित किया है। कृष्णाभिसारिका माने जो अंधेरी रात में नायिका अपने नायक से मिलन के लिए जाती है, उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। वो कृष्णाभिसारिका नायिका होती है और ताराच्छादित आकाश वातावरण में खामोशी से नायिका का नीला दुपट्टा व मन में अभिसार भाव लिए दूती के साथ जाती है, अपने किसी सहेली के साथ जाती दिखाई गई है। इसी प्रकार शुक्लाभिसारिका में, शुक्लाभिसारिका का अर्थ होता है जो चांदनी रात में, माने चांदनी रात में, चंद्र चांदनी रात में जाती है अपने प्रीतम से मिलने के लिए, वो शुक्लाभिसारिका नायिका होती है। वह सफ़ेद, उसको जो है सफ़ेद वस्त्र में चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है। वह अपने भय और लज्जा संकोच जैसे भावों को चित्तौरों ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। चित्तौरा का अर्थ होता है जो चित्रकार होते हैं। इसे इस प्रकार की नायिकाओं को बड़ी ही सुगम और सुगलता से चित्रित किया है। धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। फिर हमें कमेंट जैसे मिलेगा फिर आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम आपको आगे वात्स्यायन की 64 कलाओं का विवरण करेंगे और उसमें जो हैं 64 कलाओं में कितनी प्रकार की कैसी नायिकाएँ होती हैं, कौन नारी किस दशा में कौन नारी रहती है तो उसका लक्षण क्या होता है, हर लक्षण का हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कौन नारी किस लक्षण की होती है, इसमें 64 कलाएँ होती हैं, 64 कलाओं में क्या क्या है, हम आपसे आगे इस वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।